तो वो भी सीरीज में लगाया था ना उसमें, और वहां पे हम लोग ने इंपेडेंस और एडमिटेंस निकाले थे, याद हो? इंपेडेंस z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर xl माइनस xc का होल स्क्वायर, याद आया था इक्वेशन? उसको इंपेडेंस कहते हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। क्या कहते हैं उसको? एडमिटेंस का ऐसा यूनिट सीमेंस, याद आया ना? ठीक है, चलिए तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे पावर इन एसी सर्किट विद इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो पावर मेरे को निकालना है कहाँ का? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। वो कैसे? सीरीज में कनेक्ट होने के बाद। फिर से तो याद रखेंगे हम लोग, भैया मेरे को भैया पहले इंडक्टेंस लेना है, तो सो प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, है ना? सो इट इज अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, and resistance, your resistance of resistance R is connected in a series, and this series connection is connected across the alternating source of EMF, that is E is equals to E naught sin omega t. E is equals to E naught sin omega t. So where I is a current flowing through the circuit. I क्या रहेगा आपका? Current flowing through the circuit. ठीक है, चलिए ये मेरा इंडक्टेंस है, ये मेरा कैपेसिटेंस है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। सो दिस इज प्लस एंड माइनस कैपेसिटर के लिए, ठीक है? दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज अ डिवीजन ऑफ वोल्टेज। कौन डिवीजन डिवाइड होता है? वोल्टेज। यहां डिवाइड कौन होगा? ईएमएफ। सो दिस इज EL इज ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, क्लियर? देन अगेन EC इज ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर, ER ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है? सो यहां से मैं अपनी पूरी इक्वेशन बनाऊं E के लिए, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EL प्लस EC प्लस ER, ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर EMF, बट मेरे को इक्वेशन किसकी बनानी है? पावर की। इक्वेशन किसकी बनानी है? पावर। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर पावर? पावर इज इक्वल टू E इनटू, सो वी नो दैट E इज इक्वल टू, दिस इज E नॉट sin ओमेगा t, E is equal to E naught sin. So where E is the induced EMF and E naught is the peak value of EMF, omega is your angular frequency and t is time, ठीक है? हाँ, तो यहां से ये तो E का इक्वेशन हो गया। अब मेरे को I का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पावर निकालना है, ठीक है? तो E इंटू I होता है, तो E इंटू E की इक्वेशन तो मेरे को पता चल गई, बट I तो देखो एक बार लैग करता है, एक बार लीड करता है, एंड दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां तो दोनों सेम फेज में रहेंगे। In resistance, EMF and current are in a same phase, but यहाँ तो current lead करता है ना, और यहाँ EMF लैग करता है, क्लियर? और कितने से लैग करता है? पाई बाय 2 से। अगर इसकी बात मैं करूं तो यहाँ पे कौन लीड करता है? EMF। और कौन लैग करता है? अगर मैं इक्वेशन E के लिए सिर्फ यही रखूं, तो क्या एक बार लैग और एक बार लीड कर रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए करंट? अरे यही तो हो रहा है ना यार। EMF यहां इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है, मतलब माइनस पाई बाय 2, और यहां पे लीड कर रहा है, मतलब प्लस पाई बाय 2। अब मैं ये दोनों की फेजर स्टेट को अस्यूम करके अगर जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, वो इक्वेशन क्या एक बार प्लस और एक बार माइनस में आएंगी, ठीक है? और यहां तो वैसे भी जीरो रहेगा फेज डिफरेंस। रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो, ठीक है? तो देख मेरा I का इक्वेशन। सो व्हाट इज I हियर? सो I इज इक्वल टू I नॉट साइन, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, प्लस सॉरी ओमेगा टी प्लस माइनस वेरी गुड। समझा इक्वेशन कैसे बनी? ठीक है, यहाँ यही अंतर है बस, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। और बात की बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे तो बस हमारा पावर निकल जाएगा। बस ये इक्वेशन कहां से कैसे बनी है वो ये समझ में आना चाहिए। ये इक्वेशन प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि भैया प्लस कैपेसिटर में करंट लीड करता है, दैट्स व्हाई प्लस, और यहाँ पे क्या करता है? लैग करता है, इसलिए माइनस। और ये तीनों साथ में कनेक्ट है, इसलिए मैंने करंट की इक्वेशन एक ही बनाई है। और करंट की इक्वेशन एक इसलिए बनाई हम लोग ने क्योंकि दीज आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज़ दीज आर इन द सेम फेज। तो यहाँ एक बार लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, दैट्स व्हाई प्लस माइनस। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी कैसे बनी हुई है। ठीक है, चलिए तो मैं निकालना मेरे को क्या एवरेज पावर, तो पहले P का इक्वेशन बना लेता हूं। तो P is equals to E into I, so this is E and this is I, so again this is E naught sin omega t, clear, and again this is I naught sin omega t plus minus pi by 2। अरे क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख लूं तो P is equals to क्या हो जाएगा देखा अच्छे से। so this is E naught I naught sin ओमेगा टी sin ओमेगा टी प्लस माइनस pi by 2। क्लियर? अरे इतना क्लियर हो गया? तो मैं अगर अज्यूम कर लूं कि
पाई बाय 2 मेरा 5 है, कितना है 5. सो इट मींस दैट इफ आई एम पुट पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड वेयर 5 इज फेज डिफरेंस. पाई क्या होता है हमारा, याद करिए हम लोग ने tan phi की इक्वेशन निकाली थी, याद है ना. phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ xl माइनस xc डिवाइडेड बाय r, याद है इक्वेशन. सो ये अगर पाई बाय 2, यहां पाई बाय 2 क्या डिनोट कर रहा है, फेज डिफरेंस. क्या डिनोट कर रहा है, फेज डिफरेंस. और फेज डिफरेंस हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, यहां phi से. तो मैं ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, phi से. सो आवर इक्वेशन बिकम्स अगेन, सो दैट इज e p is equals to, this is e naught I naught sin omega t plus minus 5. क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है. चलिए अब मैं यहां पे देखो, यहां sin omega t plus minus 5 है, तो sin a plus b sin a minus b, sin a plus b और sin a minus b फॉर्मूला जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री का. sin a plus b होता है sin a into cos b plus cos a into sin a, और sin a minus b का फॉर्मूला होता है sin a into cos b minus cos a into, ठीक है. चल देख, अब उसी टर्म्स में मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा. सो p is equals to, this is e naught I naught and this is sin omega t. क्लियर. अब मेरे को यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा sin a plus b और sin a minus b के साथ में, ठीक है. मैं साथ में दोनों फॉर्मूले लगा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है. तो sin a होता है तो this is sin omega t और cos phi क्या हो जाएगा, ये cos phi, एक बार प्लस और एक बार माइनस, सो दिस इज प्लस माइनस. बोल समझा, अरे समझा क्या. दिस इज sin a cos b, cos a sin b, इट मींस sin phi. क्लियर हो गया. चलिए अब इक्वेशन अगर समझ में आ गई है तो मैं sin ओमेगा t से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है. तो p इज इक्वल्स टू आ जाएगा, दिस इज e नॉट एंड अगेन I नॉट, ठीक है. sin ओमेगा t से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, सो इट्स sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi. यार तुम लोग को नहीं समझा, चल देख, ठीक है. अगेन दिस इज sin ओमेगा t, इसके साथ में प्लस माइनस, ठीक है. अच्छा यहाँ I नॉट E नॉट यहाँ रहेगा तो ये ब्रैकेट ऐसे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको अगर ब्रैकेट नहीं लेना तो E नॉट I नॉट यहाँ पर भी लेनी पड़ेगी, ठीक है. सो दिस इज अगेन प्लस माइनस, अगेन दिस इज sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin phi. कोई दिक्कत, अरे समझ में आ गया. तो मेरे पास में पावर मिल गया, अब मेरे को एवरेज पावर निकालना है. So what is the formula for average power? So the average power is equals to integration 0 to t p dt divided by integration 0 to t and this is clear. चलिए अब पावर की इक्वेशन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ. So we solve total integration. So average power is equals to, this is integration 0 to t. Now put the value of p here. So this is e naught I नॉट, यहाँ ब्रैकेट चालू हो रहा है तुम्हारा, दिस इज sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi प्लस माइनस sin ओमेगा t sin phi और मल्टीप्लाइड बाय, क्लियर. और ये टोटल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया है मैंने, टोटल डिवाइडेड बाय आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू t एंड दिस इज dt, ठीक है. चलिए अब देख, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा प्लस माइनस से. अब इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा ना प्लस माइनस से, ठीक है. चलेगा भाई, इक्वेशन बनाए यहां से p एवरेज के लिए. सो अगेन एवरेज पावर इज इक्वल्स टू, देख अच्छे से, क्या ई नॉट आई नॉट बाहर, ठीक है. तो नीचे टी भी ले लो बिकॉज दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज टी, ठीक है. हाँ अब देख इंटीग्रेशन, अब यहां से इंटीग्रेशन 0 टू t, सी हियर फर्स्ट sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi, अबे होगा क्या, into dt, अरे into dt. अगेन दिस इज प्लस माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t. नाउ सी अगेन sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin phi into dt. क्या इतना क्लियर, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा. अब यहाँ ध्यान देखिए, इसका फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टोटल टर्म इज 0. कितना हो जाएगा, 0. नाउ सी अगेन, सो दिस इज एवरेज पावर इज इक्वल्स टू, दिस इज ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय t. अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो cos phi का कांस्टेंट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt है ना, तो cos phi बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन में. अबे यार तो बेसिक टर्म है, ठीक है. तो यहां से देख, मैं यहां ब्रैकेट ले रहा हूं. सो दिस इज cos phi इंटीग्रेशन के बाहर आ गया रे, ठीक है. एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t एंड dt, क्लियर. और ये प्लस माइनस 0, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये
आप सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ ही जाएगा, ठीक है। सो देन एवरेज पावर इज इक्वल टू दिस इज ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय टी, दिस इज cos phi एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, ये कल ही सॉल्व करके दिया था मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, दिस इज टी डिवाइडेड बाय 2, कितना होता है ये, ठीक है। ये सॉल्व किए थे हम लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास में, ठीक है। चलेगा अगेन। सो दिस इज योर एवरेज पावर इज इक्वल टू दिस टी एंड दिस टी गेट कैंसिल, ये 2 इधर, सो दिस इज ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज cos phi, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो यहां से फिर से हम लोग यहां से एवरेज पावर बना लूं। सो दिस इज एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय √2 एंड दिस इज आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 बिकॉज √2 into √2 दिस इज 2, क्लियर। इसको क्यों लिखा है हम लोग ने, बिकॉज दिस इज ई आर एम एस एंड रूट मीन स्क्वायर EMF एंड अगेन दिस इज रूट मीन स्क्वायर करंट, सो अगेन दिस इज योर cos phi, ठीक है। सो अगेन योर एवरेज पावर बिकम्स, यहाँ पे एवरेज पावर आपका क्या आ गया, दिस इज ERMS डॉट IRMS और यहाँ आ गया तेरा cos phi। यहाँ cos phi को एक स्टैंडर्ड टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो दिस इज cos phi इज पावर फैक्टर। cos phi क्या कहा जाएगा, सो वेयर cos phi इज योर पावर फैक्टर और ERMS डॉट IRMS इज कॉल्ड एज अपरेंट पावर, क्या कहते हैं इसको, सो दिस इज योर एवरेज पावर और एवरेज पावर का और एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पावर, क्या कहते हैं हम लोग इसको, ट्रू पावर। एंड वी हैव कैलकुलेशन दिस इज एवरेज पावर फॉर अ कंप्लीट साइकिल बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to t, ठीक है। 0 to t के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो दिस एवरेज पावर एंड दिस इज फॉर द कंप्लीट साइकिल। तो यहां से हम लोग एक थोड़ा सा और सामने चलेंगे, तो यहां से दिस इज ERMS डॉट IRMS इज कॉल्ड एज अपरेंट पावर एंड दिस इज P average इज कॉल्ड एज ट्रू पावर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इज cos phi इज इक्वल्स टू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय ERMS डॉट IRMS डॉट एंड दिस इज कॉल्ड एज RMS पावर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, और RMS पावर को क्या कहते हैं हम लोग, अगेन अपरेंट पावर, क्या कहते हैं हम लोग इसको, अपरेंट पावर। सो दिस इज एवरेज पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, क्या कहेंगे इसको, अपरेंट। सो इट मींस दैट व्हाट इज cos phi इज पावर फैक्टर, व्हाट इज cos phi, so power factor is defined as it is the ratio of average power या true power to the apparent power, true power to the apparent power. So this is the standard definition for power factor and power factor is represented by cos phi. Power factor किससे represent किया जाएगा, cos phi से, so that means cos phi is equals to average power divided by apparent power. So it is a power factor is defined as it is a ratio of average power or it is also called as a true power to the apparent power and the concept of apparent power is ERMS dot IRMS। यहाँ हम लोग कुछ केसेस हम लोग यहाँ जिम करके चलते हैं कि जिस समय में, अब यहाँ पे हम लोग 3 केसेस लेंगे। केस नंबर 1 की भैया अगर phi का वैल्यू 0 है तो, phi का वैल्यू 0 है तो भैया हमारी ये सर्किट कैसे ऐड करेगी, फिर से रेजिस्टिव कैसे ऐड करेगी हमारी, बात क्लियर है ना सभी के लिए। अगर phi का वैल्यू अगर भैया π/2 आ जाता है तो एक बार इंडक्टिव एक बार कैपेसिटिव, एक बार इंडक्टिव और एक बार, ठीक है। तो केस नंबर 1 phi इज इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगी, दिस इज प्योरली इंडक्टिव, सॉरी दिस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, कैसे ऐड करेगी ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अगर XL और XC का वैल्यू अगर ज्यादा और कम हो जाता है, अगर XL इज ग्रेटर देन XC सो इट इज कॉल्ड एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट या इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट एंड इफ इट इज XC इज ग्रेटर देन XL सो इट इज अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। समझ में आ गया। तो कैपेसिटिव डोमिनेटेड और इंडक्टिव डोमिनेटेड कब आता है, जब phi का वैल्यू कितना हो जाता है 90 डिग्री, phi का वैल्यू कितना हो जाता है, सो व्हेन योर cos phi इज इक्वल टू 90, phi का वैल्यू अगर 90 हो गया आपका, चल देख अगर मैं यहाँ इक्वेशन से बनाऊं तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS डॉट IRMS इनटू cos phi है, अरे है क्या। तो अगर मैं यहाँ phi का वैल्यू अगर 90 डालूं तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। cos 90 कितना हो जाएगा, अच्छे से याद कर, हम लोग ने AC सर्किट विद power associated with the AC circuit with inductance only देखा अभी थोड़ी देर पहले, power associated with the capacitor only देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो वहां phi का वैल्यू कितना होता है 90, अबे लीड करता है तो लैग करेगा ना, तो यहाँ अगर लीड और लैग करेगा तो phi का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड व्हेन देयर इज phi
पड़ी हुई है, देख अच्छे से, ये इक्वेशन मैं इधर ले लेता हूं, अच्छे से समझ इसको, वहां से ध्यान देंगे अभी इधर, ठीक है। ये सारी चीजें आपके बहुत काम की चीज होंगी अभी यहां से जो ले रहा हूं मैं, ये तो डेरिवेशन तो हो ही गया। सो जो मेरा इक्वेशन बना है P एवरेज, सो P एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ERMS, P एवरेज क्या है मेरा, ERMS डॉट IRMS मल्टीप्लाइड बाय cos फाई। अबे क्लियर है इतना, ठीक है। अगर मैं फाई का वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूं तो cos 0 कितना, 1, cos 0 कितना, तो मेरा P एवरेज देख मेरा वही आया जो मैंने पहले को सॉल्व किया हुआ था, याद है। सो इट इज ERMS डॉट IRMS, ये कब आया, व्हेन दिस फाई का वैल्यू कितना, 0, एंड द मीनिंग ऑफ फाई इज 0, सो दैट इज फेज डिफरेंस इज 0, द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस इज 0, EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, EMF एंड करंट आर इन EMF और करंट आर इन सेम फेज, सो योर एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS डॉट IRMS। अगर मैं यहाँ फाई का वैल्यू अगर कितना पुट कर दूं, 90, कितना पुट कर दूं, 90, तो अगर यहाँ cos 90 हो जाएगा तो 0, cos 90 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, सो दिस इज एवरेज पावर इज इक्वल टू व्हाट, याद कर हम लोग ने 0 निकाला था अभी, AC सर्किट विद कैपेसिटेंस, पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर एंड पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर्स। पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर में फाई का वैल्यू कितना, 90, अगेन पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टेंस में फाई का वैल्यू कितना, 90, बिकॉज इट इज लीड एंड लैग बाय पाई बाय 2, and lead and lag by pi by 2, it means the phase difference is 90, and when this phase difference is 90, so it means that, so this is the average power associated with the inductor and average power associated with the capacitor, then the average power is always 0, and average power with the associated with the resistance, it is ERMS and IRMS, so it is called as apparent, समझा, उतार ले पड़ा।